नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिनमें इन्वेस्टमेंट करने का अभी अच्छा मौका दिखता है। सिर्फ स्टॉक का नाम मत सुनिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से लेवल पर करना है। हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी रखनी है। सबसे पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे क्योंकि इन जनरल मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता हूं। ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस, ईटीसी ईटीसी जो भी सेक्टर है, जो सिक्लिकल सेक्टर है, इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता हूं। लेकिन किसी को 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट करना है, तो वो टाटा मोटर्स के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर सकते हैं। कंपनी आने वाले 1 साल में काफी ज्यादा अच्छा कर सकती है और आने वाले 1-1.5 साल में कंपनी आपको 50, 60, 70 या फिर 100% तक का भी रिटर्न देने की क्षमता रखती है। अब दोस्तों, ये एक एनालिसिस है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन आप आशा कर सकते हैं कि स्टॉक 1000 रुपीज तक जा सकता है। तो कोई शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं जिनको 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो इस स्टॉक पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। बाकी जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, वो इस कंपनी से दूरी बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अब दोस्तों, बजाज फाइनेंस काफी समय से परफॉर्म नहीं कर रहा है। पिछले लगभग 1-2 साल से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। वैसे बॉटम से काफी ऊपर आ चुका है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, जैसा कंपनी का रिजल्ट निकल कर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक का रिटर्न का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। अब इसमें बहुत सारी न्यूज आ रही है। जियो फाइनेंस की लिस्टिंग होगी, दीपावली के आसपास लिस्टिंग होने का चांस है। उस वजह से भी स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, जियो फाइनेंस के लॉन्च होने पर क्या होगा कि जो बजाज फाइनेंस में म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर एफआईआई इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो थोड़ा सा पैसा निकालकर हो सकता है कि जियो फाइनेंस में भी इन्वेस्टमेंट कर दें डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन से उनको कंफर्ट मिलता है, उनका रिस्क कम हो जाता है। और इसी वजह से बजाज फाइनेंस का स्टॉक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब स्टॉक से पैसा निकलेगा किसी और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कुछ समय में स्टॉक के नहीं चलने की संभावना बने रहती है। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है? दोस्तों, आने वाले समय में इंडिया का जीडीपी आराम से 6-7% तक ग्रो कर सकता है, लोगों का डिमांड बढ़ सकता है। कंज्यूमर फाइनेंस के सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है और फाइनेंस का सेगमेंट इतना अच्छा है कि कंटिन्यू इसका ग्रोथ देखने को मिलेगा। और दोस्तों, बजाज फाइनेंस कंज्यूमर फाइनेंस के सेगमेंट में, ये पूरे एनबीएफसी सेगमेंट में मार्केट लीडर कंपनी है। डेटा का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है, कंपनी के पास नेटवर्क बहुत अच्छा है और हर एक प्रकार से कंपनी ग्रोथ के लिए जो भी कंपोनेंट होता है उसमें पॉजिटिव नजर आती है। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है। और अगर वैल्यूएशन वाइज अभी देखने जाएंगे, तो वैल्यूएशन आपको 34 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलेगा। एक समय अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे, जब मार्केट पूरे बूम पर था, बुल मार्केट का दौर चल रहा था, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहां चले गया था? देखिए, 100 से भी ऊपर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चले गया था। तो 100 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो सरवाइव करने वाला नहीं है। लास्ट 5 ईयर का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मीडियन देखेंगे, 49 का है और करेंटली कितने पर है? 34 पर है। तो आप बोल सकते हैं कि इस कंपनी को आसानी से 35 या फिर 40 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिया जा सकता है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ भी कंटिन्यू अच्छा देखने को मिला है और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। तो डेफिनेटली अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो इस कंपनी पर फोकस कर सकते हैं। कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। जैसा मल्टीबैगर रिटर्न कंपनी ने पास्ट में प्रोवाइड किया था, 50% का सीएजीआर, वैसा रिटर्न तो नहीं मिलने की आशा है, लेकिन हाँ, 25% का रिटर्न ये कंपनी आपको निकाल कर देने की क्षमता रखती है।
अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन से लेवल पर खरीदारी करनी है। आप 7000 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। अभी 7121 के ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में गिरावट होती है 720-25 या 7000 रुपीज के आसपास आता है, तो आप अपना पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। हर 250 रुपए के गैप में सपोर्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 6750 के ऊपर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। अब दोस्तों अभी के समय बैंकिंग सेक्टर का रिजल्ट देखेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आया है, लेकिन स्टॉक में फिर भी बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। अब दोस्तों इसका रीजन है, इससे पहले बैंकिंग सेक्टर इतना ज्यादा नहीं चल रहा था और अभी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो रिजल्ट में जो भी होना था, मार्केट को पता था कि रिजल्ट अच्छा आएगा और जो भी फैक्टर्स था वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका था। और जब नेक्स्ट ईयर के इसी क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो कंपैरिजन किससे होगा? इस साल के पहले क्वार्टर से होगा। और उस समय अगर रिजल्ट में इतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा तो स्टॉक का परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं होगा। अब दोस्तों ये सब एक दो क्वार्टर, एक दो साल की बात है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ की आशा नहीं करते हैं, आप 17, 18, 20% से संतुष्ट रहते हैं, तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर किसी देश का जीडीपी ग्रो करता है तो बिना बैंकिंग सेक्टर के ग्रो किए जीडीपी ग्रो हो ही नहीं सकता है। जीडीपी ग्रो करेगा, बैंकिंग सेक्टर ऑटोमेटिकली बड़ा होते जाएगा और आपको रिटर्न भी मिलता जाएगा। अब दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में तीन स्टॉक अच्छी है। एक है एचडीएफसी बैंक, दूसरी है आईसीआईसीआई बैंक और तीसरी है कोटक महिंद्रा बैंक। वैल्यूएशन वाइज देखने जाइएगा, आईसीआईसीआई बैंक का वैल्यूएशन आपको सबसे रीजनेबल देखने को मिलेगा और पिछले कुछ सालों में आईसीआईसीआई बैंक का रिटर्न भी सबसे अच्छा रहा है और प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ भी सबसे अच्छा देखने को मिला है। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्हीं तीन बैंक में किसी एक बैंक को आप चुन सकते हैं। आप एचडीएफसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आईसीआईसीआई में भी कर सकते हैं और कोटक महिंद्रा बैंक में भी कर सकते हैं। अगर सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो आप देखिए सबसे ज्यादा सेल्स का ग्रोथ तो आपको एचडीएफसी में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट का ग्रोथ आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेगा और इसी वजह से आपको रिटर्न भी सबसे ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अगर पैग रेशियो के हिसाब से देखेंगे, सबसे रीजनेबल वैल्यूएशन पर आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक अवेलेबल है। तो डेफिनेटली अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप इस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, जीडीपी ग्रो करेगा तो बैंकिंग सेक्टर का जो भी स्टॉक है, बैंकिंग सेक्टर की जो भी कंपनी है, उनमें ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता जाता है। अब बाइंग लेवल के ऊपर आते हैं तो सबसे पहला बाइंग लेवल है 950। 950 रुपए के ऊपर आप पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। हर 25-25 रुपए के गैप में सपोर्ट है। वैसे आप चाहें तो छोटी छोटी क्वांटिटी में 25-25 के गैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 50-50 रुपए के गैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छा आता है तो स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है वेदांत फैशन, जिसको मान्यवर भी बोलते हैं। अब दोस्तों इस स्टॉक में देखें तो पिछले 1 मंथ का रिटर्न 2% का है, 6 मंथ का रिटर्न 7% का है, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न माइनस में है। अगर मैक्स के रिटर्न को देखें 39% का रिटर्न है। स्टॉक को लिस्ट हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। FY22 में कंपनी की लिस्टिंग होती है। मार्केट कैप देखेंगे 30,000 करोड़ का आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन आपको कमाल का देखने को मिलेगा। अगर वैल्यूएशन वाइज देखिएगा, थोड़ा सा महंगा स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। रिटेल सेगमेंट की कंपनी है। रिटेल सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, सारी कंपनी का वैल्यूएशन आपको हाई ही देखने को मिलेगा। चाहे आप ट्रेंड का देख लें, चाहे आप डी मार्ट का देख लें, किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन देखने जाइएगा, जो भी कंपनी अच्छी है सारा का वैल्यूएशन आपको हाई देखने को मिलेगा। कंपनी का आरओसी कमाल का है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कमाल का है, फेस वैल्यू 1 रुपीज का है। पैग रेशियो के हिसाब से कंपनी महंगी नजर आती है, लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है
तो डेफिनेटली इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का विचार किया जा सकता है। डेट को देखें तो डेट बहुत कम है, उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास अच्छा खासा कैश रिजर्व है, तो ओवरऑल कंपनी डेट फ्री मानी जाएगी। अब दोस्तों कंपनी क्या करती है, शादियों के लिए कपड़े बनाती है और उसको अपने रिटेल स्टोर से सेल करती है। लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, कमाल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। 50% तक कंपनी पैसा कमा लेती है। मतलब कंपनी अगर 100 रुपीज का बिजनेस कर रही है तो उसमें 50 रुपीज कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि बहुत बड़ी बात है और इसी वजह से कंपनी को हायर वैल्यूएशन भी मिला हुआ है। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये कंपनी मुझे लगता है कि काफी अच्छा कर सकती है। सेल्स का ग्रोथ ठीक ठाक नजर आता है, डबल डिजिट में सेल्स का ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ उससे बेटर नजर आता है। फ्यूचर में कंपनी काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करने की क्षमता रखती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, 74.99% प्रमोटर के पास है, एफआईआई के पास 6.27% का होल्डिंग है, डीआईआई के पास 15.57% का होल्डिंग है और पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है, मात्र 3% का। मतलब इस कंपनी में एफआईआई भी इंटरेस्टेड है, प्रमोटर ने भी भरपूर अपने पास होल्डिंग रखा हुआ है, डीआईआई के पास भी भरपूर होल्डिंग है और पब्लिक के पास मात्र 3% का होल्डिंग है। कंपनी में दम नजर आता है, फ्यूचर कंपनी का अच्छा नजर आता है। अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, छोटा मोटा ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, न्यू लिस्टेड कंपनी है, तो अपने पोर्टफोलियो का 3-4% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स अपने पोर्टफोलियो का 5% तक ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अगर बाइंग लेवल की बात करें, 1250 रुपए पर सपोर्ट है। अगर आप चाहें तो करेंट मार्केट लेवल पर छोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक में 50 रुपीज का गिरावट होता है, 1200 रुपए के आसपास मिलता है। आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। अगर किसी वजह से फर्दर गिरावट आती है तो 1150 पर आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। फ्यूचर कंपनी का अच्छा नजर आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कमाल का है। धीरे धीरे करके लोगों का लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है, लोग शादियों में अब शो ऑफ ज्यादा करते हैं, ब्रांडेड कपड़े की तरफ ज्यादा जाते हैं। ऑब्वियसली इस कंपनी को भी कंपटीशन मिल रहा है, लेकिन कंपनी के पास ब्रांड काफी अच्छा है, तो कंपनी अच्छा कर सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है सोना बीएलडब्ल्यू, जिसको सोना कॉम्प्स भी बोलते हैं। अब दोस्तों इस स्टॉक को हमने 400 रुपीज के आसपास डिस्कस किया था और मैंने तब बोला था कि स्टॉक में गिरावट की संभावना बहुत ही कम नजर आती है और ऊपर जाने की संभावना काफी ज्यादा अच्छा नजर आती है। अगर किसी ने 400 रुपीज के आसपास इन्वेस्टमेंट किया होता वीडियो देखकर, तो आज उनको आराम से 40% का रिटर्न मिल रहा होता, वो भी बहुत कम रिस्क के साथ। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब एक स्टॉक बहुत ज्यादा गिर जाता है लेकिन स्टॉक का बिजनेस अच्छा होता है, फंडामेंटली स्ट्रांग अच्छी होती है, तो उसके बाद स्टॉक में गिरावट की संभावना बहुत कम रह जाती है। उसके बाद स्टॉक के ऊपर जाने की ही संभावना ज्यादा होती है और वही बात इस स्टॉक में देखने को मिला था। और तब मैंने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि आपको सोना कॉम्स में इस लेवल पर बाइंग करना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे अदर स्टॉक्स में मैंने रिकमेंड किया था, बहुत बॉटम पर रिकमेंड किया था। जैसे टानला प्लेटफॉर्म को 500 रुपीज के आसपास डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि यहां से गिरावट की संभावना बहुत कम है, हाई रिस्क की स्टॉक है, लेकिन ठीक है, जीरो तो नहीं होगी, बिजनेस काफी अच्छा है। अब दोस्तों इस स्टॉक में देखें तो अभी ये स्टॉक बाइंग रेंज में आ चुका है। हमने सुना है कि आने वाले समय में टेस्ला भारत में आ सकती है और भारत में टेस्ला आएगी तो वो सारा कंपोनेंट तो अपने नहीं बनाएगी, भारत से ही सोर्स करेगी, यहीं की कंपनी को ऑर्डर देगी और टेस्ला भारत में आएगी तो इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिलेगा टेस्ला की तरफ से मोटर बनाने का। कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, ईवी का डिमांड बढ़ रहा है और कंपनी के बिजनेस में ईवी का जो कंपोनेंट है, ईवी के लिए जो कंपनी कंपोनेंट बनाती है, उसका जो सेगमेंट है धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो इस कंपनी को भी प्रीमियम वैल्यूएशन मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? जो बातें मैंने आपको बताई है वो मार्केट को भी पता है। मार्केट को पता है कंपनी का सेल्स बहुत तेजी से बढ़ सकता है,
प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ सकता है और इसीलिए फ्यूचर को देखकर इस कंपनी को बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिला हुआ है। अब दोस्तों ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखिए, लास्ट 5 ईयर में 34% का, लास्ट 3 ईयर में 37% का। प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए 23% अगर कंपनी 38% का प्रॉफिट का ग्रोथ शो करती है आने वाले और 5 साल तक, तो आपका रिटर्न 38% से नहीं बनेगा दोस्तों, कम से कम 45 से 50% का रिटर्न बनेगा। और ये बात मार्केट को भी पता है और इसलिए मार्केट ने इस कंपनी को हायर वैल्यूएशन दिया हुआ है। अगर आपको ईवी के सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, डेफिनेटली आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। 550 के लेवल पर आप पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। अगर स्टॉक में 25 रुपए की और गिरावट होती है, 525 या 520 रुपए के आसपास जाता है स्टॉक, तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। वैसे तो हर 25-25 रुपए के गैप में इस स्टॉक में सपोर्ट अवेलेबल है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट है वो 550 रुपए के बाद सीधा 500 रुपए के ऊपर नजर आता है। लेकिन जैसा मार्केट का सिचुएशन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जैसे 550 रुपए पर पहला इंस्टॉलमेंट लगा दिए, अगर कुछ गिरावट होती है 525 रुपए पर जाता है तो छोटी क्वांटिटी में वहां पर भी खरीद लिए। अगर स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है 500 रुपीज तक जाता है तो वहां पर थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी खरीद लेते हैं और उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि और ज्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटीज है। अगर मार्केट में कुछ बड़ा हो जाता है तो ही आपको 500 रुपीज से नीचे ये स्टॉक मिलने वाला है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट होगी। वैसे मार्केट है, कुछ भी फिक्स नहीं है, तो गिरावट हो ही सकती है, बस मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिनमें अभी इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है, लेकिन मेरी बात को सुनकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या एनालिस्ट नहीं हूं। जो भी डिसीजन लेना है आपको अपनी स्टडी के अनुसार लेना है या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।